ओके, जय हिंद, शुभ संध्या। आप सभी का आज के इस सत्र में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस सत्र में हम चर्चा करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। पहले हम बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, उपसर्ग है क्या चीज, आप सभी इससे आप लोग वाकिफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उपसर्ग के बारे में कि शब्दों के शुरुआत में जुड़कर ये क्या करते हैं, ये ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरुआत में, प्रारंभ में जुड़कर उसमें कुछ विशेषता लाते हैं या फिर उसमें उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। सभी को पता है। उपसर्ग को समझने के लिए फिर हम इसके बारे में इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं कि उपसर्ग जो है किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। तो उप का मतलब होता है समीप या पास में, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। और इस प्रकार उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का सृजन करना, सृष्टि बनाना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग। अच्छा, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कि हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे शब्दांश को जोड़ने से, मतलब प्र जो है उपसर्ग है, उपसर्ग को हम जोड़ने से हमें एक नया शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रहार। अब प्रहार में इसका शाब्दिक अर्थ जो है, हार का जो पराजय है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अर्थात उपसर्ग जो है किसी शब्द में जोड़ने से उसका अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है। उसका मूल अर्थ जो है वो नहीं रहता है, विशेष हो जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक उपसर्ग है, हार शब्द में जोड़ता है तो क्या हो जाता है, प्रहार, और इसका अर्थ जो है पराजय से बिल्कुल भिन्न है। इसका अर्थ क्या होता है, चोट करना, प्रहार। उसी प्रकार कुछ और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, आ और हार। हार में अगर आ उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है आहार। आहार का अर्थ क्या होता है, भोजन। हार में अगर सम उपसर्ग जुड़ता है तो हो जाता है संहार, उसका अर्थ संहार, और उसका अर्थ क्या होता है, विनाश। उसी प्रकार हार में अगर वी शब्द आता है तो हो जाता है विहार। तो इस प्रकार, और इस विहार का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, भ्रमण या घूमना। ये जस्ट कुछ उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि हिंदी व्याकरण में कुल जो है उपसर्गों की संख्या 13 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह संख्या जो है अलग अलग जगह पे, कुछ कहीं पे 10 लिखा है, कहीं पे 11 लिखा हुआ है। मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण में हिंदी के उपसर्ग, जिसमें संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, कुछ आगत उपसर्ग भी होते हैं, तो हम हिंदी व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग जो है, प्रमुख उपसर्ग और भी हैं, लेकिन प्रमुख उपसर्ग जो है वो 13 है। और वो 13 कौन कौन से हम आगे चर्चा करेंगे। कहीं 10 अथवा 12 का भी उल्लेख है, जैसे अभी मैं बता रहा था। अब संस्कृत में जो है प्रमुख उपसर्गों की संख्या 22 है। तो ये आपको कई बार, हालांकि एसएससी जेएससी में मैंने ये प्रश्न कभी नहीं देखा है कि आपसे पूछा जाए कि उपसर्गों की संख्या कितनी है। हाँ, उपसर्ग से एक शब्द रहेगा, उसमें कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिक जानकारी हमारे पास हमें होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो संस्कृत में कुल जो प्रमुख उपसर्ग हैं वो कितने हैं, 22। चलिए, उपसर्ग के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उपसर्ग के प्रकार जो हैं वो इस प्रकार हैं कि मुख्य रूप से उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, तो पहला है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तत्सम, जिसे तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। सर मैं एक सेकंड डिस्टर्ब करना चाहूँगा सर। इसको नोट करना है क्या सर, कि या बाद में? नहीं, ये तो आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है ना, आप फिर जी से देख सर। सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी आप ठीक लोग है सर। समझते जाइए। ठीक है, इसका आप नोट करना होगा तो फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देख करके आप नोट कर सकते हैं। इसको समझते जाइए अभी फिलहाल कि संस्कृत ठीक भाषा है। के उपसर्ग। और देखिए, मैं ये चीज बता रहा हूँ कि ये सब जो है आपके सामने, जितना भी मैं बता रहा हूँ, उसमें से आपको बेसिक जानकारी के लिए, फाउंडेशन के रूप में, एक आधारभूत जो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ।
ये एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फंडामेंटल जो फाउंडेशन आपको क्लियर रहेगा तो आगे जो है आप एग्जाम में कहीं भी अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट प्रश्न आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दूसरा प्रकार जो है वो हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं और उनको हम बोलते हैं तद्भव उपसर्ग। और तीसरा जो प्रकार है वो है आगत उपसर्ग। इसको आगत उपसर्ग भी बोलते हैं, विदेशी उपसर्ग भी बोलते हैं, और हिंदी अपना उर्दू और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग बोलते हैं। कहीं कहीं पे अरबी और फारसी भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उर्दू भाषा के जो उपसर्ग हैं उनका जो ओरिजिन है, जो उनका मूल है, तो उसको जब उसका अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से हैं, उर्दू और सॉरी अरबी और फारसी से हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस आगत और विदेशी भाषा के उपसर्ग जो है अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, सभी उपसर्ग जो है वो आपके किस में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, तो आगत या विदेशी उपसर्ग के श्रेणी में आते हैं। चलिए तत्सम उपसर्ग के बारे में हम समझते हैं कि तत्सम उपसर्ग क्या है। तो तत्सम उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे उपसर्ग क्या कहलाते हैं, तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, अधि और कार, अधिकार, आ और गम, आगम, ये उदाहरण के तौर पर है। आपको ये प्रश्न में कहीं नहीं पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के उपसर्ग है। अधिकार लिखा रहेगा, उसमें पूछा जाएगा आपसे इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उसको आपको बताना है अधि जो है अधि उपसर्ग है उसमें, अधिकार में। जस्ट हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तद्भव उपसर्ग कौन से होते हैं, जो मूलतः संस्कृत से विकसित हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है अपने हमारे हिंदी के मूल शब्दों के साथ होता है। जैसे टल, अटल, कपूत, क धनपूत, कपूत, पूत जो है कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। टल जो है तद्भव शब्द है। इसी प्रकार आगत उपसर्ग के बारे में उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि सॉरी आदि विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दांशों को आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे बद, बदमिजाज, बद दिमाग, खुश मिजाज, खुशखबरी, ऐसे जो शब्द हैं ये सब क्या, कौन से सब उपसर्ग कहलाते हैं, तो आगत या विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। अब हिंदी के जो 13 प्रमुख उपसर्ग हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है, इसको अब समझने की विशेष जरूरत है। सर कैसे पहचानेंगे कि ये तद्भव है या तत्सम है उपसर्ग? मैडम, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम व्याकरण की दृष्टि से पढ़ना है या हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। अब उसके लिए हम अगर पढ़ेंगे तो फिर उसके लिए एक सेशन पूरा चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय जो है, आपको ये जान को हैरानी होगी कि केवल उपसर्ग और प्रत्यय में आप पीएचडी कर सकते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय ये पीएचडी का विषय कुछ लोगों का रहा है, उन्होंने शोध किया है इसमें पूरे 3 साल। तो इतना आसान इसको मत समझिए, हमें एग्जाम की दृष्टि से हमें समझना है। आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा कि ये तद्भव है, तत्सम है, मैं यही चीज मैं बताने की का प्रयास कर रहा हूँ। अब जो आगे ये सामने जो आ रहा है, इसको ध्यान से समझिए कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं। पहला जो है, पहला हिंदी भाषा के जो प्रमुख उपसर्ग 13 उपसर्ग हैं, पहला उपसर्ग क्या है, अ से बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने। अभाव, अ का मतलब क्या होता है, अभाव और निषेध। और ये जो शब्द इस अ से जो ये आपके जो शब्द बनते हैं, जैसे कि अछूता, अथाह, अटल, तो अछूता, अथाह, अटल, जिसमें टलने का अभाव है या जिसे टलना निषेध है, मतलब वो नहीं टल सकता है, उसे अटल बोलते हैं। अथाह, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसमें मतलब उसके गहराई का अभाव है, गहराई की जानकारी नहीं है, अथाह, इसका था नहीं कर सकते हैं, अथाह है। अछूता, जिसको मतलब छूना निषेध है, इस प्रकार के अछूता। तो ये जो है हमारा पहला उपसर्ग है। जो हिंदी के 13 प्रमुख उपसर्ग हैं उसमें से पहला उपसर्ग कौन सा है, अ। थोड़ी देर पहले अभी आप लोग
देखिए आकाश, आकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है। अभी से ये थोड़ी देर पहले बात कर, चलिए। दूसरा जो है उपसर्ग क्या है, अध। अध से क्या, अध का तात्पर्य क्या है, आधा। और आधा से कैसे शब्द बनते हैं, अध उपसर्ग से अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। ये आदि ऐसे शब्द हैं जिसमें कि कौन सा उपसर्ग लगा है, अध उपसर्ग लगा है। ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछ जाएगा कि अधकचा में कौन सा उपसर्ग है, लेकिन इतने आसान आप लोग के परीक्षा में इतने आसान उपसर्ग नहीं आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहेंगे। जब हम अभी एमसीक्यू करेंगे उसमें डिफिकल्ट लेवल, हर एक लेवल स्तर के प्रश्न आपको आपके सामने रहेंगे और उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला है जो तीसरा उपसर्ग है वो क्या है, अन। अन का मतलब क्या होता है, अन का अर्थ होता है अभाव या अथवा निषेध, अनमोल, अनबन, अनपढ़ इत्यादि। एक ये दूसरा एक उपसर्ग है उन। उन का मतलब क्या होता है, एक कम। जैसे 29 मतलब 30 में एक कम, 30 से एक कम। 59 60 से एक कम, 59। 69 70 से एक कम, 69। 39 इस प्रकार जो है उन जो है एक उपसर्ग है। और उन उपसर्ग से ये हमारे गिनती के जो ये शब्द बने हैं 69 59 39 79 ये सब। और एक अगला जो उपसर्ग है, अगला उपसर्ग क्या है, औ। औ को दोनों तरीके से लिखते हैं। आ पे डबल लिखने की मात्रा औ और अ व औ, तो दोनों तरीके से लिखते हैं। अवगुण, अ व गुण, अवगुण। अवगुण का वही रूप जो है प्रसिद्ध है और मानक भी है, अ व गुण, अवगुण, जिसमें मतलब गुण की कमी हो, गुण ना हो, उसको अवगुण बोलते हैं। यहाँ पे अ जो लिखा हुआ है ऐसे आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा। किस प्रकार का अवगुण देखने को मिलता है, अ व गुण, अवगुण, अवघड़, अवसान आदि। अगला है क। अगला उपसर्ग क्या है, छठा नंबर, क। क उपसर्ग का मतलब क्या होता है, बुरा या हीन। और उदाहरण के रूप में आप देखिए कपूत, कचोट इत्यादि। दूसरा होता है कु। कु का मतलब भी होता है बुरा, कुचाल, कुचक्र इत्यादि। दू। दू का मतलब कम या बुरा या दो, दुबला, दुलारा, दुधारू, दुरंगा, दुलती, दुभाषिया। तो दू का मतलब दो भी होता है, बुरा भी होता है और कम भी होता है। आप शब्द के अनुसार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दुभाषिया मतलब यहाँ पे दू का मतलब क्या है, दो। दुरंगा, यहाँ पे दू का मतलब क्या है, दो। अगला उपसर्ग है नी। नी का मतलब क्या होता है, कमी। निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, इसमें कौन से प्रत्यय हैं, नी। पर। पर का मतलब क्या होता है, दूसरा या बाद का। परलोक मतलब दूसरा लोक। परोपकार, पर सर्ग, पर हित। अगला है बिन। बिन का मतलब क्या होता है, बिना। इसका दूसरा अर्थ होता है निषेध। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, ये शब्द जो है बिन उपसर्ग से बनते हैं। अगला उपसर्ग कौन सा है, भर। भर मतलब पूरा, भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार। और 13वां जो उपसर्ग है वो है सु। सु का मतलब सुकुमार, सुडौल, सुजान, सुधड़ इत्यादि। ये सब कौन से उपसर्ग इसमें है, सु उपसर्ग है। हाँ एक और है यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि स्वागत। अब वहां पे भी कौन सा प्रत्यय है, सु प्रत्यय है। स्वागत, सुजर, सुधन, आगत, स्वागत। चलिए, हिंदी के प्रमुख उपसर्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें से जो यहाँ पे 3 उपसर्ग है, ये आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कौन सा, एक तो पहला नंबर है अति। अति मतलब क्या होता है, अधिक। और इसलिए कि बाकी शब्दों में जैसे कि अतिरिक्त लिखा है तो वहां पे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि अतिरिक्त मतलब यहाँ पे अति ये उपसर्ग है। लेकिन अत्यधिक, जैसे अत्यधिक लिखा हुआ मिले, अत्याचार, अत्यंत,
तो ऐसे स्थिति में आप क्या होगा, वहां पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है या नहीं। तो ये अति, अधि और अपि, ये तीनों जो उपसर्ग है, अति, अधि, अभि और अपि, चार उपसर्ग जो हैं, ये चारों का पे विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला, जैसे अधि, अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकार, अध्यक्ष, अधिकरण, अध्यादेश, अधिजोर, अधिधन, आदेश, अध्यादेश। तो उसमें क्या है, उसमें भी अधि उपसर्ग है। अनु, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे और या समान। अनुवाद, अन्वय, अन्वय, अनुसार, अनुभव। उदाहरण के रूप में यहाँ पे एक अगला उपसर्ग है अन। अन का मतलब क्या होता है, अभाव या रहित। और इसके जो, इससे जो शब्द बनते हैं क्या है, अनादि, अनंत, अनेक। अगला उपसर्ग है अप। अप का मतलब क्या होता है, बुरा या हीन। और इससे शब्द कैसे बनते हैं, अपमान, अपयश, अपव्यय, अपशकुन इत्यादि। अपि, अपि से कौन से शब्द बनते हैं, अपि का अर्थ क्या होता है, आवरण या आच्छादन। और इससे शब्द क्या बनते हैं, अपिधान, अपिरूप, अपितु, अपिहित इत्यादि। अभि, अभि का मतलब क्या होता है, सामने और या फिर और, अभियोग, अभिमान, अभिलाषा, अभिषेक। अगला जो उपसर्ग है क्या है, आ का मतलब क्या होता है, पूर्ण, आगमन, आगम, आजन्म, आचरण। चलिए आगे हम देखते हैं औ। औ का मतलब बुरा या हीन, अवगुण, अवनति, अवलोकन। उत, उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्थान, उत्तम, उत्तेजना इत्यादि। उप, उप का मतलब निकट या छोटा, उपवन, उपकार, उपयोग, उपदेश। और अगला जो उपसर्ग होता है वो क्या है, दुर या दुस। और इससे ये हमेशा जो है आपको विसर्ग संधि में आपको देखने को मिलेगा, खास करके विशेष करके आपको विसर्ग संधि के स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। इसको दुख शब्द भी इसका, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें दुख वर्ड भी आता है, दुख शब्द भी बनता है। जैसे कि इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, दुर्गम, दुर्जन, दुर्बल, दुराचार, दुर्दशा, दुराशा, दुरावस्था। अगला उपसर्ग है उद। उद का मतलब ऊपर, उत्कर्ष। और इससे शब्द कैसे बनते हैं, उद्गम, उद्भव इत्यादि, उद्घाटन। अगला उपसर्ग है नी। नी का मतलब बिना या विशेष, निगम, निडर, निदेशक, निवारण, निबंध। ये सभी जो है नी उपसर्ग है। अब यहाँ पे नी और निर या नी, निश, ये इस पे विशेष ध्यान की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, नी है तो निगम, निडर, निदेशक, यहाँ पे नी उपसर्ग है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निर्भर, निर्दोष, निर्गुण, निर्विकार, तो यहाँ पे नि उपसर्ग है या फिर नीर उपसर्ग है। निर्भर, निर्दोष, इस सब में कौन से उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे कुछ और उपसर्ग है, टोटल 22 उपसर्ग हमें देखने हैं। तो आगे कौन से, परा, परा का मतलब क्या होता है, विपरीत या नाश, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। प्रति का मतलब और या विरोध, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्यागमन। परि का मतलब चारों ओर, पर्यावरण। इसमें पर्यावरण में भी जहां पे देखिए, जहां पे स्पष्ट रूप से आपको उपसर्ग नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पे सही उपसर्ग क्या होता, वो वह सारे शब्द जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। और उसमें कौन से उपसर्ग हैं आपको वहां पे समझने की जरूरत है। यहाँ पे इस पेज पे देखिए, तो पर्यावरण, यहाँ पे परि जो है आपका उपसर्ग है, और जो कि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है इस शब्द में। प्रत्यागमन, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है प्र का मतलब अधिक, प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रताप, प्रबल। वी का मतलब भिन्न या फिर विशेष, जैसे कि विजय, विज्ञान, विदेश, विपक्ष। सम, सम का मतलब उत्तम या साथ या पूर्ण। संचय, संचार, संजय, संज्ञा इत्यादि। संबंध, संपर्क, ये सब जो है आपसे सम उपसर्ग से बनते हैं। सु, सु का मतलब अच्छा, अधिक, सुकर्म, सुकृत, सुगंध, सुगति, सुगम।
अब हम प्रत्यय के बारे में भी समझ लेते हैं और फिर हम उपसर्ग और प्रत्यय से मिश्रित प्रश्नोत्तर करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर 39 को इंग्लिश में 39 बोलते हैं। जी। तो उसको 39 क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि 40 में वो एकम है। सर मतलब क्यूरियोसिटी से ऐसे ही पूछे, बहुत लोग बोलते हैं कि 39 नहीं 39 होता है इसीलिए। हाँ, ये आपके जब हम व्याकरण शुद्धि से संबंधित प्रश्न है उसमें भी ये आता है कि 39 1 से लेकर के 100 तक की जो गिनती है, आप इससे 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं कई बार। तो जो अभ्यर्थी हिंदी भाषा से हिंदी माध्यम से नहीं पढ़े हैं, गिनती उनको नहीं मालूम है 1-2, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और उसमें 39 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है उस प्रश्न का जवाब मेरे पास भी अभी फिलहाल नहीं है। 39 सही है, 39 जो है गलत है। आपको ऐसा प्रश्न रहेगा कि इसमें से शुद्ध शब्द छांटिए, अशुद्ध पहचानिए, शुद्ध शब्द का पहचान कीजिए। आप वहां पर 39 भी लिखा रहेगा, 39 भी लिखा रहेगा और आपको नहीं पता है तो आप 39 ठीक करके आएंगे और पता चलेगा कि वो गलत हो गया, 39 जो है सही है। तो इस प्रकार के आप मतलब आपके इस प्रश्न से मैं आप सबको सुझाव देना चाहूंगा कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, इसलिए कि 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में यही मानक माना है। जी बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक इसी को मानक माना है। देखिए मानक माना, देखिए वो तो एक प्रश्न का उत्तर है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक माना है, लेकिन 2 रूप है और उसके एक रूप को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक माना है, दूसरे रूप को मानक नहीं माना है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि गलत है, मतलब अगर 39 आप लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। तो मेरा तात्पर्य है ये बताने का कि 1 से लेकर 100 तक का गिनती जो है आप लोग सबको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द 30, 29, 69, 70, 91, अब 91 होता है, 91 होता है। तो अब कुछ लोग 91 बोलेंगे, कुछ लोग 91 बोलेंगे। तो वहां पे आपको समझने की जरूरत है 91 इज करेक्ट, 91 जो है सही है, 91 जो है गलत है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे हम प्रत्यय पे थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे। मेरा उद्देश्य था कि आधा घंटा में दोनों को हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रश्न एमसीक्यू करें, लेकिन चलिए थोड़ा तेजी में हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्यय प्रत्यय आपको जैसे मालूम है कि उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जुड़ करके और उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है, अर्थ को विशेष कर देता है, अर्थ को बदल देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे उसके ठीक विपरीत ये जो प्रत्यय है ये ऐसे शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़ करके और उस शब्द को का एक नया अर्थ देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे प्रति और अय, यहाँ पे प्रत्यय का ही संधि विच्छेद है, प्रति और अय। इसमें प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, मतलब साथ में परंतु बाद में चलने वाला, वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। अब इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि जो शब्दांश के अंत में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि बड़ा में आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो हम क्या बनता है? नया शब्द बड़ाई बनता है। अब इसमें आप लोग एक और चीज देखने की जरूरत है कि इन कई बार ऐसा होता है कि जो दोनों शब्दांश होते हैं उनका मूल रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन दोनों जब साथ में मिलते हैं तो एक नया अर्थ देते हैं। हाँ, प्रत्यय का अच्छा कई बार तो ये होता है कि दोनों में से किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि लेकिन 100% केस में ऐसा होता है कि जो प्रत्यय है उसका कुछ मूल अर्थ नहीं है। उपसर्ग में आपने क्या देखा कि सभी उपसर्ग का कुछ ना कुछ अर्थ है, और अप उप अभी सबका कुछ ना कुछ अर्थ है और वह दूसरे शब्द के साथ जुड़ करके एक नया अर्थ देता है। सब सारे उपसर्ग देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रत्यय में क्या है कि प्रत्यय जो है इनका कुछ अपना अस्तित्व नहीं है, ये अविकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्दांश होते हैं, और ये जो है इनका कुछ अर्थ नहीं होता है। ये दूसरे शब्द के साथ जुड़ करके वो शब्द क्या होता है? कुछ अर्थहीन भी हो सकता है या फिर अर्थपूर्ण भी हो सकता है। दूसरा शब्द या तो अर्थहीन हो सकता है या अर्थपूर्ण हो सकता है, और उसके साथ मिल करके प्रत्यय जो है एक नया शब्द विकसित करता है और शब्द का कुछ कोई ना कोई विशेष अर्थ होता है।
जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे। समाज, समाज में ईक प्रत्यय जुड़ा है, सामाजिक हो गया है। अब यहाँ पे पता है कि समाज एक शब्द होता है, लेकिन ईक कोई शब्द नहीं है, ईक का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन समाज में ईक प्रत्यय जोड़ने से एक शब्द होता है सामाजिक। सुगंध में इत प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है? सुगंधित। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, प्रत्यय में जब प्रत्यय किसी शब्दांश में जुड़ता है, दूसरे शब्द में इसके साथ जुड़ता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। कई बार आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि समाज। अब समाज में ईक प्रत्यय आप जब जोड़ते हैं तो सामाजिक बनता है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि स में क्या है? अकारांत, अकारांत है, स है, सा नहीं है। और यहाँ पे सामाजिक जब जैसे ईक प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या हो गया? सामाजिक हो गया। जैसे परिवार, परिवार में जब ईक प्रत्यय जुड़ा तो पारिवारिक हो गया। सप्ताह, सप्ताह में ईक प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है हमें प्रत्यय में। अब पहला हमें सबसे पहले ध्यान देने की क्या जरूरत है कि प्रत्यय अगर आप पढ़ते हैं ठीक से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब शुद्ध अशुद्ध शब्द आपको देखने हैं, पहचान करने हैं, तो अब साप्ताहिक भी लिखा रहेगा और साप्ताहिक भी लिखा रहेगा। अगर आप प्रत्यय के बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप साप्ताहिक को सही करके आ जाएंगे कि सप्ताह, सप्ताह से एक प्रत्यय जोड़े तो साप्ताहिक बना, जबकि वो गलत है। एक प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है? सप्ताह नहीं, वो साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, हम आगे इसके बारे में फिर हम चर्चा करते हैं। भूलना, अब उसमें अकड़ शब्द जोड़ा, अकर प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? भुलक्कड़। मिठास, मिठास, मीठ और आस में से क्या बना? मिठास। भलाई, भला और आई। अब तो यहाँ पे आप देखते रहिए कि इक, इत, अकड़, आस, आई, ता, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। अब प्रत्यय के प्रकार इसमें भी सेम वैसे ही है। संस्कृत के प्रत्यय हैं, हिंदी के प्रत्यय हैं और विदेशी भाषा के प्रत्यय हैं। इसमें हमें विशेष इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं हिंदी के प्रत्यय के बारे में। हिंदी में कौन कौन से मुख्य प्रत्यय हैं? अब इस कितने प्रकार हैं हिंदी के? तो हिंदी के जो प्रत्यय हैं उसके मुख्य प्रकार कौन से हैं? कृत हैं और तद्धित हैं। और कृत प्रत्यय क्या होता है कि इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए कि कृत और तद्धित क्या होता है कि यहाँ पे किसी क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम आगे देखते हैं, जैसे भूलना। अब यहाँ पे कृत प्रत्यय से के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? हम कृदंत प्रत्यय, कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से के मेल से बने शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखिए, अक प्रत्यय लगने से क्या बना? लेखक, गायक, नायक, पाठक। इसमें सब में क्या है? अक प्रत्यय है। मतलब लेखन में अक प्रत्यय लगा, लेखक हो जाएगा। नाय, अक, नायक। गा में अक प्रत्यय लगा, ना में अक प्रत्यय लगा, नायक हो गया। गा में अक प्रत्यय लगा, गायक हो गया। तो यहाँ पे किसी न कोई धातु है, पाठ धातु है, उससे पढ़ने की क्रिया होती है। या तो क्रिया हो या धातु हो, तो उससे उसमें उससे जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं हम कृदंत, और उस प्रत्यय को बोलते हैं कृत। इसको याद रखने की जरूरत है। अब दूसरा शब्द, दूसरा जो होता है तद्धित। तद्धित में क्या होता है कि तद्धित में जो प्रत्यय होते हैं वो किस प्रकार के शब्द में जोड़ते हैं? वो अच्छा, पहले तो कृत प्रत्यय में देख लीजिए, कुछ स्क्रीन पे आपके सामने है कि इस प्रकार है। एक बार आप लोग बाद में इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से कृत प्रत्यय हैं। ऐसा कहीं नहीं पूछता है कि आपसे इसमें से कौन से कृत प्रत्यय हैं। आप इसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं हम आगे देखते हैं, तो आपको अंतर स्पष्ट में आ जाएगा कि कहाँ पे कृत प्रत्यय है और कहाँ पे तद्धित प्रत्यय है। अब यहाँ पे उदाहरण कुछ समझाए गए हैं कि लेखक, गायक, इस शब्दों के अंत में एक प्रत्यय लगाया गया है, जिसके बाद लेख और गाय के मूल रूप में गायक, लेखक नहीं है यहाँ पे, लेखक और गायक होगा। लेख और गाय जो है इसके मूल रूप क्या जो शब्द में परिवर्तित होता है क्रिया के पद, हाँ सॉरी, लेख और गाय जो है क्रिया के पद हैं, और इसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? लेखक और गायक होता है। इसी प्रकार लुटेरा, बसेरा, ये भी इसमें लूट और बस है, और इसमें रा प्रत्यय, एरा जो है प्रत्यय लगा हुआ है। रात, लड़ाक, ये उदाहरण कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग। कृत प्रत्यय के भेद भी, इसके भी भेद हैं। इसके 5 भेद हैं: कृत, कर्म, कारण, भाव और
क्रियाबोधक, ये जो है आपके कृत प्रत्यय हैं। कृतवाचक कर्ता के बोध कराता है, कर्मवाचक कर्म का बोध कराता है। अब यहाँ पे आप उदाहरण के रूप में जब देखिएगा तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि अक प्रत्यय है या भूलक्कर, तैराक, जितना भी है, इसमें क्या है, यहाँ पे क्रिया का बोध मतलब कर्ता का बोध पता चलता है कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है और कार्य कोई करने वाला है। लेखक जो है कौन है, लिखने वाला लेखक है, तैरने वाला तैराक है, झगड़ने वाला झगड़ालू है। तो इसमें पता चलता है कर्ता जो है कौन है, इससे ये पता चलता है। दूसरा जो कर्मवाचक प्रत्यय है, अब इसमें काम का होना समझाता है, जैसे खिलौना, बिछौना, छलनी, ये सब जो है उदाहरण है कर्मवाचक के। अगला है करणवाचक। करणवाचक में क्या है, करण यानी साधन का बोध होता है। इससे करण मतलब साधन का बोध होता है और उसको हम बोलते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। उदाहरण के रूप में आप देखिए, उदाहरण क्या है, आ प्रत्यय है, भटका, भूला, झाड़ू, रेती, फांसी। ई से, ई प्रत्यय से रेती, फांसी, भारी, धुलाई इत्यादि, ये सब क्या है, साधन का इससे बोध होता है। अगला है भाववाचक। भाववाचक में क्या है, व्यापार, किसी क्रिया के व्यापार या किसी क्रिया का होने का उससे भाव मतलब बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक प्रत्यय बोलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं विचार। अब इसमें अप्रत्यय लगने से जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल, इसमें कौन सा प्रत्यय है, अप्रत्यय है। अन्न में लेखन, पठन इत्यादि। आवा, बुलावा, छलावा, दिखावा, ये सब है किसी क्रिया का होने का इससे भाव का पता चलता है। क्रिया बोधक, क्रिया के शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं, क्रिया बोधक कहलाते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भाववाचक कौन सा होगा और क्रिया बोधक कौन सा होगा। जैसे कि आया, बोया, खाया, गाकर, सुनकर, सुखा, भुला, पीता, लिखता, ये सब क्रिया बोधक है। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, पहले हमने क्या देखा, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ पे होता है, किसी क्रिया या धातु के साथ जुड़ता है कृत प्रत्यय। और वहीं पे तद्धित प्रत्यय कहाँ पे जुड़ता है, किस शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के या विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यहाँ पे क्रिया छोड़ करके बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो जोड़ते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इस तद्धित प्रत्यय के से जुड़ने से जो शब्द बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तद्धितांत कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, सुंदरता, बुढ़ापा, बड़ाई, लघुता इत्यादि। तद्धित प्रत्यय के शब्द कितने हैं, कृत, भाव, संबंधवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, स्त्रीवाचक और उन्नतवाचक। ये 7 जो हैं इसके तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। अब हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू। मैं थोड़ा तेजी से इसलिए बढ़ा कि ये इसमें कुछ ये विशेष नियम और विशेष कुछ याद करने वाली बातें नहीं है। कल जस्ट एक रिमाइंडर के रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू। और एमसीक्यू
आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी यस सर। सर। यस सर। अब यहाँ से हम एमसीक्यू करेंगे। चलिए उत्तर बताते चलिए सो दैट कि हम टिक करें और आगे सर ख आंसर है पहले का, प्रवचन का प्र। वेरी गुड। आपको हर एक लेवल सर के का का होगा सर, नीर नीर होगा। एक मिनट, मिले जुले जवाब आए हैं, नी होगा कि निर होगा? निर। लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा निर्जीव का? देखिए ये तो निर देखिए यहाँ कैसे हुआ उपसर्ग? नियम है उसी के, सर्ग देखिए संधि इस- है अब इस वजह। अभी मैं बता रहा था निर्जीव निर्देश, जैसे यहाँ पे र शब्द आपके उच्चारण में आ रहा है तो यहाँ से आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे नी नहीं रहेगा, निर होगा। अगर वही निदेशक है केवल तो नी आएगा, लेकिन निर्देशक है तो निर आएगा। या फिर यहाँ पे निर न लिख करके क्या निह भी लिखा जा सकता है, निह, उसको निर उपसर्ग बोलिए या निह उपसर्ग बोलिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? निर होगा। ठीक है, सुचारू। सर नीर उपसर्ग तो कोई होता ही नहीं है सर। नी उपसर्ग नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक से पढ़िएगा, अभी तो मैं बताया हाँ नी होता है, उपसर्ग नी होता है। उपसर्ग। होता है सर ने हाँ सर ने भी कराया। सुचारू में से सु होगा। सर सु होगा ग। ग ऑप्शन। ग। सर घ। हाँ दूर। घ। दूर। अ। ओ। हाँ सर अ। अस करके कोई उपसर्ग नहीं होता है, अस अ उपसर्ग है। यहाँ पे सही उत्तर क्या है? अ। सर ख। सर घ। संपूर्ण में सम घ। हाँ सर सम। देखिए, और एक चीज और मैं बता दूं कि जिनको कहीं भी डाउट हो, जिनको समझ में ना आया, प्रश्न हो, मन में संशय हो, कृपया आप लोग बेझिझक अपनी बात को रखिएगा, ताकि बाकी किसी और को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको समझ में आ जाए, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं तेजी से कि हम कम समय में अधिक से अधिक हम प्रश्न कर सकें। और हाँ, चलिए सर का होगा। क। क। सर ग। सर क। सर ग। आगे। ठीक है आगे। बहु। सर बहु। हाँ होगा बहु। हाँ सर हाँ। सर क। सर प्रति। सर प्रतिदिन। सर प्रति। सर क। का। क। गा गा। का अक्षर का हो गया, अब एक बच गया है घ। हाँ सर हाँ होगा सर हाँ।
इसमें देखिए यहाँ पे चिरायु में कौन सा क्या है, चिरायु का संधि विच्छेद की जगह क्या होगा? चिर और जमा आयु। हाँ, तो इसमें अब अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें से मूल शब्द क्या होगा? ठीक है, मैं मान लिया कि उपसर्ग जो है आपको इसमें ची होगा कि चिर होगा, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है ना कि चिर आयु में तो मूल शब्द जो है वो कौन सा है? शब्द आयु है। तो आयु से चिरायु बना, तो हाँ, तो जब आयु को हटा दीजिएगा तो बच क्या जाएगा? सही उत्तर होगा हमारा सर ग। ऑप्शन हाँ होगा बा इज्जत, इज्जत के साथ, इज्जत बा इज्जत, ठीक। इज्जत के साथ प्रत्येक में प्रति होगा, प्रति हाँ, ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उस पे होंगे, उस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। प्रत्यक्ष, प्रति जोर अक्ष, प्रत्यक्ष। सत्य ऑप्शन खुश बदबू और खुशबू, बू जो है यहाँ पे शब्द है, और खुश और बद जो है, अगर खुशबू है तो यहाँ पे खुश उपसर्ग है, और बदबू है तो बद उपसर्ग है। अब थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे खुश से खुश मिजाज, 59 है यहाँ पे फिल अति फिर से बताइए आप लोग। सर ख ऑप्शन है। हाँ होगा। अतिथि, यहाँ पे मूल शब्द है तिथि, और अतिथि में अ उपसर्ग लगा है, अतिथि हो गया, ठीक है। अति जोड़ थी नहीं होगा, ठीक है, अ जोड़ तिथि हो। का ऑप्शन है विकल्प स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। होगा सर बड़ा बिल्कुल विकृत पड़ी आप में से जो लोग 2 डिवाइस के साथ ज्वाइन किए हैं, कृपया एक डिवाइस का जो स्पीकर है, माइक है, उसको ऑफ करके रखें। इसमें से कोई व्यक्ति जो है 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सर अभी पर सर ख पर अब सर ग सर घ निर प्रति सर क प्रति सर ग अध अनु सर क अनु सर पुनः ग सद हाँ, अब यहाँ पे शब्द गति में अब सद और सत में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पे सत उपसर्ग है,
सद धन गति, सद गति। सर क्यों? दो संधि सद गति में सत धन गति होता है, ना कि सद धन गति होता है। तो यहाँ पे खा उपसर्ग होगा 37। ठीक है, ओके सर। दो दो सात ग बिल्कुल आसान है। ग वी चलिए अगला। सर खा दूर ख दूर बिल्कुल सर का हाँ, ख तो सु बिल्कुल सु सर क सम का सम क सर ख परा। परा पर पड़ा सर क नी 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 अभी सर अभी अभी दुष सर दुष सर ख दुस घा सर घा। घा दुष खा होगा था जैसे कि एक दिन मैं बात कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था, अभिषेक में अभी जो शेक होता है तो उससे क्या होगा, अभिषेक होगा। यहाँ पे जो स जो है संधि के उपरांत श में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे दुष जो है, अभी अब थोड़ी देर पहले हम निष्ठ पढ़े, दुष्ट पढ़े, निह या दुष्ट, निह या निष्ठ, दुह या दुष्ट, तो ये प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय कभी नहीं होता। ये जो है ये वाला दुष्ट, ये प्रत्यय नहीं होता। ठीक है, प्रत्यय दुष्ट होता है, ना कि दुष्ट होता है। यहाँ पे बताइए। सर सम ख सम सम बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सर अधि क अधि 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 भर भर सर घ भर 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 बिल्कुल सम सर ख सम सम दूर गा दूर अति अति दूर सर ग दूर गा दूर सर दो हो गए इसमें। हाँ, इसलिए एक ही। अति सर अति अति हम सर हम ख हाँ, अति अति सर अति घ घ घा होगा इसमें, अति होता है इसमें से। इसमें जो है अ तो होगा नहीं, और अत और अत्या ये उपसर्ग होते ही नहीं है। अधि अधि सर अधि अधि सर अधि अप अप सर घ गा ख सर ख ख आ होगा सर आ सर आ ग आ रहा हूँ। सर ख आव उप उपस्थिति नी सर नी ग ग नी 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 आपको निरूपण देख करके गलती से भी निर जो है यहाँ पे उपसर्ग आप लोग मत लें। ऐसे ऐसे शब्द में गलती होने की संभावना है। सर ग निर नि अब यहाँ पे और यहाँ पे 3 है। अब इसमें आप तीनों में कंफ्यूज होंगे। अब बताइए क्या होगा। सर निर होगा सर क होना चाहिए होता है क होना चाहिए सर। निर्मल सर का ही होगा
निहजोर मल से निर्मल। क होगा सर, क। सर ग। नहीं, यहाँ पे ग। देखिए क और ग, अगर क के जगह पर अगर केवल क या ग में से कोई एक होता तो हम वहां पे, हम मान लीजिए क नहीं होता, यहाँ पे ग है केवल, तो वहां पे हम ग को सही मान सकते। ग लगाते। लेकिन यहाँ पे जब निर्मल जो है वहां पे नीर और निश, ये आपको पता है ऑब्लिक करके, जब ऑप्शन मैं दिखा रहा था उस समय आपने देखा होगा कि ऑब्लिक करके लिखा हुआ था, नीर ऑब्लिक निश और विदिन ब्रैकेट निहि। तो निश को निहि भी पढ़ते हैं या निश भी लिखते हैं, दोनों में से किसी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रत्यय हैं। निश और नीर जो है अलग अलग प्रत्यय हैं, और जहां पे आपको निश और नीर में से अगर आपको निश दिखाई दे तो वहां पे दोनों अगर हो तो वहां पे जैसे इस प्रकार के शब्द में, जैसे कि निर्मल, निर्धन, वहां पे क्या होगा, निह जोर धन, निर्धन, निह जोर मल, निर्मल। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, निश होगा, ना कि निर्मल। तो सर इसमें र कहाँ आ रहा है? निर्मल में आपको र का उच्चारण नहीं आता है सर निर्मल में जो, किसमें? सर निर्मल में जो नि जोड़ मल करेंगे तो उसमें फिर नहीं आ पाएगा ना? आप दो डिवाइस से जुड़े हुए हैं। यस सर। आप एक का माइक ऑफ करिए ताकि लोगों का को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, हाँ तो यस यहाँ सर। पे नीह जोर मल जब हम पढ़ेंगे, दुर्जन, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुहजोर जन। दुर्जन। तो वहां पे उच्चारण क्या होता है, दुर्जन हो रहा है ना? यस सर। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पे निह जोर मल जब होगा, जब संधि जब होगा, निह और मल, निह का मल के साथ संधि होगा, तो क्या वो शब्द क्या बनेगा, निहमल नहीं बनेगा, निर्मल बनेगा। ठीक है, जी सर। ये संधि, हाँ, संधि जब हम पढ़ रहे थे तो संधि का ये नियम है। स्वर संधि, व्यंजन परा। संधि हमने पढ़ा, पर बहुत सारे हम सर परा। उसके नियम पढ़े थे हम लोग। परा। चलिए, पर सर प्र, ख प्र सर, क। ख क्या क। होगा? प्र सर। प्र होगा पर क्या? प्र। प्रति। प्रति प्रति, ख। प्रति। प्रति प्रति ख। वी सर वे का। विष्णु। वी सर। स्मरण, स्मरण विशेष रूप से जो स्मरण करते हैं विस्मरण हो गया। सम। सम सर सम। सम, सर सम। सम। सम सु। सु सर होगा, सु। सु। अध। अधि अध। अध, 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 अ। अ। उन। उन बिन। सर बिन का। पिन होगा। बिन। बिन बिन। आगे भी सर। ग ला ला। ग वाला गैर। गैर सर ख। खुश। सर ग। खुश खुश इंसान ना। सर ना नाम। ना क। बर्ड। घ। बर बर बिलाप सर ग। बिल। बिन। अब इस प्रकार के शब्द आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ गया, बर्खास्त। अब ये सीधे समझ में आ रहा है कि ये बर्खास्त जो है उर्दू शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब आप कैसे समझेंगे कि ये उर्दू है कि आई मीन आगत है या तत्सम है, तद्भव। आप शब्द पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। जो तत्सम शब्द है उसके साथ जाहिर सी बात है कि उसके साथ उपसर्ग लगा होगा, वो तत्सम उपसर्ग होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल आखिर, इसमें भी उसी प्रकार से बिल। आखिर। बिल, हाँ, बिल ये दर। दर दर। सर। सर सर। सब। सब, सब।
वाई वाह वाई वाइस वाई वाई वाइस हेड 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 प्रति 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 क वाला उप प्रति उप उपसर्ग सु जो दो उपसर्ग है ना, सु प्लस तो उपकार, ऐसे अगर उपकार शब्द है उसमें जो है आपको उपसर्ग है, अब फिर उसके साथ एक और उपसर्ग लग गया प्रति, तो इसमें कौन किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ, तो प्रति और उप दो उपसर्ग हैं प्रति उपचार। ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे सुसंस्कृत। सु प्लस सु सम और सर सम सम सु और सम अच्छा, एक शब्द है सुस्वागतम। स्वागतम तो आपने सुना है, दूसरा होता है सु यस सुस्वागतम। जी सर कई सु बार प्लस आगतम सुस्वागतम, तो सुस्वागतम शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही है क्या? हम नहीं अभी उपसर्ग हम पढ़ रहे नहीं है हैं। सर हाँ, तो सुस्वागतम जहां भी अगर आपको कहीं देखने को मिले तो सुस्वागतम शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल ही गलत है। स्वागतम में सुस्वागत, स्वागत में तो ऑलरेडी सु लगा हुआ है, सु धन आगत स्वागत, फिर उसमें फिर एक और सु उपसर्ग, तो दो दो उपसर्ग का कोई औचित्य नहीं है दोनों, जबकि बिल्कुल एक ही उपसर्ग दो बार लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो सुस्वागतम बिल्कुल एक, जब अंग्रेजी में हम जिसको सुपर क्लॉज बोलते हैं वैसे ही ये भी हिंदी में भी सुपर क्लॉज है। तो हम स्वागतम, स्वागत शब्द जो है बिल्कुल सही है। अन सर अनजामा आ अन प्लस जमा आ ख हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आहार है, आहार में अन और अ है, सॉरी अनाहार, हार में लगा और फिर हार में आ लगा, आहार हो गया, उसमें अन लगा तो क्या हो गया, अनाहार हो गया। तो ये कौन सा उत्तर सही है? सर ख, न कि हाँ घ में, क और ग में तो कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है, इसमें घ और ख में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होने की स्थिति बन रही है, लेकिन यहाँ पे अन होगा और आ होगा। ठीक है, सम प्लस आ घ सम प्लस अ घ आ ख अजमा आ सु और सु घ होना चाहिए सर अरे प्लस घ सु गने ग सर ग अ प्लस सु ख ख सर रक्षित क्यों सु कोई डाउट? क्योंकि रक्षित तो अपने आप एक शब्द है ना। शब्द है हाँ। सु जमा सम सु जमा सम हाँ सुजमा सम आ जमा अनि सर आजमनी ग अनि अनि आ जमा अ प्लस नी सर ग यंत्रित ठीक है, आ जमा प्रत सर आजमा अच्छा, ख अ प्लस प्रति प्रति कंफ्यूज क अ नहीं, प्लस प्रत्यक्ष में प्रति प्रति है, बिल्कुल। सर ऐसा क्यों हुआ? क्यू के ऊपर अधिक प्लस आ फूल बनाए थे अच्छा, एक यहाँ पे और तो फिलहाल तो अच्छा हटा यक्ष दीजिए, अलग है। प्रत्यक्ष आप बताइए, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति सर सर प्रति प्रति, बस यहाँ पे एक उपसर्ग अगर पता चल गया प्रति उपसर्ग है, तो उसके आगे एक और दूसरा उपसर्ग जोड़ दिया गया तो अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, ओके सर। सर अधि 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 प्लस आ अधिया आधे प्लस आ क स्व जमा अभी को घ सर स प्लस अभी अभी हाँ सर ग होना चाहिए सर ग देखिए अब यहाँ पे क्या है, अभिमान। अब यहाँ पे स्व को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, स्व को साइड कर दीजिए, शब्द क्या है, अभिमान। अभी
मान में कौन सा उपसर्ग है? अभी। तो अभी कहाँ पे है? एक क, ग और घ में। तो ये जो है ये तो कट गया, आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है स्वा, स्व और स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सु होता तो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि सुजोत आगत स्वागत होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर सु होता तो थोड़ा सा समझ में आता, कंफ्यूजन वाली बात थी। तो यहाँ पे ये स और अ से जोड़ के मिलने से स्वा का तो निर्माण होने से रहा, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे स्वा है और यहाँ पे अभी है। तो स्व जो है, स्व अपने आप में स्व एक उपसर्ग है, और उपसर्ग आपको पता है कि उपसर्ग का अर्थ होता है, प्रत्यय का अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का अर्थ होता है। तो यहाँ पे स्व और यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है। तो ये दोनों के संयोग से, दोनों के संधि से आ का निर्माण होगा, स्वा हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ग। इस प्रकार 100 जो है शब्द, 100 प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं किसके? उपसर्ग, केवल उपसर्ग के। अब मैं 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, आप लोग लाइन पे रहिए। मैं 1 मिनट देखता हूँ कि प्रत्यय का प्रश्न आप लोगों को मैं करा सकता हूँ क्या? समय हो चुका है, फिर भी 1 मिनट। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। प्रश्न तो हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसका उत्तर जो है आप लोग के स्क्रीन पर रहेगा, और आप लोग सीधे मतलब कुछ अच्छा नहीं रहेगा, आप देख करके आंसर बताइएगा। 1 मिनट समय दीजिए, मैं आंसर हटाता हूँ। एक मिनट आप लोग लाइन पर रहिए। अंशु, बेटा 1 मिनट आना।
बेटा ये माउस क्यों नहीं काम कर रहा है? नहीं, बताओ। हाँ, हो गया। बस 1 मिनट और दीजिए। आंसर निकाल दिए। आप तो देख पा रहे हैं इसके? यस ये सर। ओके, चलिए। चलिए उत्तर बताइए। अक। सी। हाँ, तो पहला उत्तर सही बोला आप लोगों ने। अब चलिए 36 थोड़ा तेजी में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए। पावक। अक। सर अक। अक्कड़। 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 यहाँ पे अकड़ नहीं है, अकड़ है। यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए। आक। 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 यहाँ पे टाइपिंग में सर क्या डी है, में कुछ मिसिंग है। दोनों आँख होगा। हाँ, यहाँ पे बी में कुछ मिसिंग है, तो आँख होगा, यानी कि दोनों आँख ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब आँख सही शब्द है, सही प्रत्यय है। मतलब अक नहीं होगा, कुल मिला के क्या होगा, अक नहीं होगा, आँख होगा। ठीक है। आका। सी। आका। आका। बिल्कुल।
आरा। पुजारा आरा। सर आरा यहाँ कहाँ आरा है? आरा तो है ही नहीं ऑप्शन। आओ सर सर है ही आ नहीं सर सर ए आ होगा। है आ आ हाँ बी। होगा बिल्कुल। यहाँ पे गुजारा, गुजार में आ प्रत्यय लगा तो गुजारा हो गया। ठीक है, आई सर डी आई। आई। सर आव। डी आओ आव। आओ तवे। वे कव्य होगा सर, कव्य। तवे। तब बेबी हार 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 आ आ दाता। द आ जमा होगा। यहाँ आ पे जो प्रत्यय होगा ना, आत्मश। वो दात नहीं है, दा में ता, दांता। यहाँ पे क्या होगा? ता ता। होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ पे तो दांत में दांत धन आ होना चाहिए, लेकिन दांत धन आ दाई। नहीं है। एक्चुअल में क्या है? ता और ता है, दाता। ठीक है, बोली। ई। ई ई। प्रत्यय है सर। ई ई होगा। ये होगा सर। हाँ ई पर गई। बिल्कुल। आस आस। बिल्कुल सही। सर ए होगा। तो तो ए। त ई सर ई बी बी। बी बी। बड़ी। ये वाला होगा कि ये वाला होगा? बड़ी। सर बड़ी बड़ी। ये होगा सर टी बी। अब यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सर सी तिरपाल। बिल्कुल, तिरपाल। यहाँ पे तिरपाल में ठीक आल है। प्रत्यय। आ। सर सर डी आ आओ। होगा से। आव। सर ए आ आ। गौरव। बिल्कुल सही। सर अ कैसे हुआ? गौरव पूरा शब्द है। गौरव, गौरव में व में हलंत रहेगा और अप्रत्यय लगेगा तो गौरव हो जाएगा। ठीक है, इसमें अप्रत्यय। समझ नहीं आया मेरे को। इस शब्द की रचना। सर गौरव वाला गौरव, क्लियर देते। गौरव में जो व होगा ना, हम्म गौरव, हम्म और इसके साथ जब अ लिखेंगे हम, ये गौरव होगा। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ? अप्रत्यय। ठीक है, जी सर। माउस से मैं लिख रहा हूँ इसके। सर बी होगा। हाँ, इसलिए देखिए अब यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हो। अभी यहाँ पे अभिमान में हम अभी क्या है? बाकी में उपसर्ग है। उपसर्ग है सर। साथी में हाँ, भर में भरसक, अभी भरसक में भर उपसर्ग है। सर स्वागत में, बी होगा स्वागत में इसमें। उपसर्ग तो है। बीज है हमारा महा। सही उत्तर है। रीमा। रीमा होगा। सर ईमा 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 ए ईमा रीमा रीमा। रीमा। हाँ मधुर। अ अगर अब मगर। इसमें भी
नहीं, अगर मगर नहीं होगा, जादूगर होगा। डी होगा जादू सर, डी। धनगर, जादूगर। डी होगा। अब ये देखिए यहाँ पे पौराणिक। सर सी होगा। सर पौराणिक। डी होगा। डी। डी वाला होगा, डी। पौराणिक। नहीं, डी पौराणिक। सर डी। डी 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 होगा सर। डी डी पौराणिक। पौराणिक। यहाँ पौराणिक। पे पुराणिक भी नहीं होगा, पुराणिक भी नहीं होगा, पौराणिक भी नहीं होगा, क्या होगा? पौराणिक। 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 सोच। इसी प्रकार जैसे एक दिन में बताया था, विधान में एक प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाता है? वैधानिक। इसी प्रकार वैधानिक। पुराण, हाँ, पुराण में एक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? पौराणिक। सर डी। मालिन। डी। मालिनी। बिल्कुल। इसमें क्या है? सब में क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग। सजीव, स, पराजीव, परा, पु, धूप, पु, ये सब क्या है? उपसर्ग है। सेम। इक। इक। सबको पता है। डी सर, ब्रेवो, डी। छोटी वाली ई होगी ना? इक की बड़ी डी होगा, डी। छोटी। डी होगी सर, डी। बी बिल्कुल सही है, बी होगा, छोटी। अब इसमें अब कृत प्रत्यय जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, इसमें कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है। अब यहाँ पे आप दिमाग लाइए, कृत प्रत्यय और सर तद्धित मिठास, प्रत्यय। तो कृत, मिठास में नहीं है सर। हाँ बिल्कुल सही। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में अगर प्रत्यय लगता है तो वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगी। और क्रिया या धातु में जब प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? कृत प्रत्यय होगा। ये नहीं, जब क्रिया या धातु में लगेगा तो कृत प्रत्यय होगा। जैसे कि जगना, यहाँ पे क्रिया है। बुझना, चलना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया में प्रत्यय लगा है, अलग अलग प्रत्यय लगे हैं, इसलिए ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय के जितने आप 5 प्रकार आप हमने देखा था, तो उसमें से कोई एक प्रकार है। लेकिन यहाँ पे मिठास क्या है? मीठा, यहाँ पे क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है और धातु भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? कृत प्रत्यय नहीं है, ये हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, कौन सा शब्द यह प्रत्यय से नहीं बना है? ये अच्छा प्रश्न है। सर ए होना चाहिए सर। ए। मधुर धन या माधुर्य, यहाँ पे जो सर ए होगा। सही उत्तर है वो डी है। सर कैसे? कैसे? यहाँ पे पाथेय का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ मूल शब्द क्या है? ए। सर पाथ। पाथ। तो पाथ से अब यह जोड़ेंगे होगा ना, यह तो नहीं होगा। अ प्रत्यय होगा सर इसमें। ठीक है। हेलो हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, जी सर। डी होगा सर, डी। मारुति। डी मारू। अच्छा मैं मीटिंग में हूँ ना।
सर आपकी आवाज नहीं आ आवाज नहीं है। हाँ सर आप आई। अभी बीच में कॉल आने लगा मोबाइल पे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मीटिंग से आउट हूँ। चलिए, कॉल भी नहीं आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे 28 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग। डी। डी सर, डी। बिल्कुल। आयत। सी। आयत। सर सी। बिल्कुल सही है। भारतीय। डी होगा सर, भारतीय। भारत। भारत से यहाँ का मूल शब्द भारत है, तो भारत में यह प्रत्यय लगाने से भारतीय तो नहीं होगी, ये तो स्पष्ट है। हाँ। आओ, बी। हाँ, दो ही ऑप्शन में दिखाया कि मुझसे दोनों में से एक है। यहाँ पे भी आओ दोनों जगह लिखा हुआ है, तो ये जो है विकल्प जो है गलत है, मतलब आओ होना चाहिए। ये बात को समझ के चलिए आप लोग। आयु, डी। सर डी आयु। बिल्कुल सही। और यहाँ पे उपसर्ग कौन सा लगा है? सर चीर। चीर। चिर। ये होगा अगर सर। उपसर्ग पूछेगा तो चीर। अब मेरे तो ख्याल ये से ये चिर प्रश्न पूरा शायद होगा या रॉ आधा होगा? चीर जो है यहाँ पे पूरा होगा। चीर आयु है ना, यहाँ पे अगर अच्छा। हलंत होगा, अगर हलंत दिया होता ऑप्शन में, तब हम उसके बारे में सोच सकते थे। अदरवाइज चीर जो है पूरा है। चीर एक शब्द है, और यहाँ पे तो ये सर जो अगर हलंत और ये दोनों रहेगा तो कौन सा चूज करेंगे? अगर चिरायु में पूछेगा कि उपसर्ग नहीं, कौन सा देखिए है? आपके पास देखिए यहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आपको समझने की जरूरत है कि जो उपसर्ग है उसका कोई ना कोई अर्थ है, और वहां पे उपसर्ग में आपको पूरा शब्द रहता है। और कुछ शब्द जैसे कि निह और निष्ठ वाले जो शब्द है वहां पे हलन देखने को मिल जाते हैं। और बाकी अभी, अति, प्रति, उसके सब में आप देखिएगा तो पूरा शब्द रहेगा। यस यहाँ सर। पे मेरे ख्याल से जो प्रश्न बनना चाहिए, आयु प्रत्यय न हो करके यहाँ पे क्योंकि चिरायु जो शब्द बना है, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, तो चिरायु जो है चीर धन आयु, तो चिरायु में क्या है कि ये उपसर्ग होना चाहिए। चिरायु, तो चिरायु प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि चिरायु में कौन सा उपसर्ग है, इसलिए कि आयु प्रत्यय है भी या नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसा हो तो कौन सा उत्तर होगा? तब तो चिर ही होगा। बिल्कुल, तब तो यहाँ पे चिर ही होगा। ये चलिए, आगे बढ़ते हैं। पुराना भी थोड़ी देर पहले हमने इसको देख लिया है। यहाँ पे क्या था पुराना, आगे बढ़े। और सर, बी। ओ होना ओ होगा सर। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए, नो नो डाउट। सी सर, फलित। बिल्कुल। ईमा, सी। इमा। सर 20 बी। पढ़ते हैं सर। नवीस होना चाहिए सर। नव नवी। हाँ, अर्जी, अर्जी नवीस, अर्जी नवीस में कौन सा पढ़ते हैं? नवीस। सर अर्जी नवीस का मतलब? मतलब मैडम मुझे भी पता नहीं। अर्जी का मतलब तो समझ में आता है, प्रार्थना। अर्जी नवीस, अब नवीस मेरे ख्याल से ये आगत कोई प्रत्यय है, और इसका अर्थ मुझे भी नहीं मालूम अर्जी नवीस का मतलब क्या होता है। एक बार देख लेंगे हम लोग बाद में अर्जी नवीस का। यस चलिए, सर। सामाजिक में
हाँ, सामाजिक पद में इक। तत्पुरुषता है। एक सर एक जो विधिक प्रार्थना पत्र या अर्जी वगैरह लिखता है ना, उसी को अर्जी नवीस बोलते हैं। ओके, तो ये मतलब कुल मिला के एक कानूनी शब्द है, अपना लॉ से संबंधित शब्द है। एम आई राइट? यस सर। चलिए, आक प्रत्यय। तैराक सर, ए। तैराक नहीं सभी होगा सर, उपरोक्त सभी, डी। हाँ, यहाँ पे चलाक, लड़ाक और तैराक सब में सभी में आक। राइन आइन आइन सर, आइन। राइन क्रिया ये बताइए। क्रिया 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 सर, सी। व्यायाम 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 व्यायाम। इसलिए कि अभियोग में अभि और अपमान में अप जो है, अब ये दोनों उपसर्ग हैं। अब ये देखिए, अब इस प्रश्न का उत्तर तभी पता रहेगा जब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में आपके पास जानकारी है, तभी उत्तर दे सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। ठीक सर। उपयुक्त दोनों थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं। वाला वाला रक रक अप सर, अप, सी। काट काट सर अन, सी। अन, अन, सी। तब 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 आई आई डी डी फिर से प्रश्न, वही आवर प्रश्न आ गया। आवर। 3 सर। दो तीन तीन बताइए मेरे को, कौन कौन से तीन? अभी तो मैं बताया कृत और तद्धित। वही सर दो तीसरा होते क्या? हैं। वही कृत और तद्धित होते हैं ना। हाँ, कृत और तद्धित। कृतन दो है तद्धित। सर, अ अ सर, ए। अ तो इमा अभी तो देखे थे माँ माँ इमा। होगा बी। ऐत लठैत नहीं नहीं, इसमें एक मिनट, बीम इसमें किसी ने क्या बोला? लालिमा, अभी हमने पहले प्रश्न देख लिया। ईमा सर ईमा ए इमा इमा हाँ, तो हाँ, ईमा हाँ होना चाहिए ना, ए लालिमा। होगा। सर ए है, ए छोटी ई और माँ। हाँ, ये तो आप लोग हम देख चुके थे। नो ऐत एट एट लठैत एट वाला सी वाला है। सी एक इक डी ये कौन सा छोटी एक? ई और क डी? इक डी आवट 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 सर्वट रिपीटेड हाँ, रिपीट नहीं, वर्ड फर्स्ट कैसे होगा? डी होगा। आवट, आवट वट यही नहीं होगा। बता रहे हैं आप। सर डी होगा। ओके, इसमें भी एक सर मिनट, वर्ड आवट। आवट सर सेम सर, आवर सेम, सी। आवट बस अब खत्म होने वाला है। बी बी इक, सर डी। बी इक एक 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 पर से छोटा ई वाला 20 रुपये। ये ना, बी ना? यस सर यस यस सर सर। जी सर। किया जाए? चलिए ठीक है। इल 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 सर इल एल होगा सी सी सी। सी मधुर ईमा इमा 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 ए ए ए इस प्रकार आज के हमारे 100
उपसर्ग के और 60 60 प्रत्यय के प्रत्यय के प्रश्न जो है हमने कर लिया। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे पहले अगर किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप बता सके। देखिए मैं आपको बता दूं कि एसएससी जेएससी का प्रीवियस ईयर का अगर प्रश्न पत्र आप लोग को मिले तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज मैं देखता हूँ, आई थिंक ऐप में उपलब्ध है, अगर नहीं होगा तो उपलब्ध हम करा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग उसमें देखिए कि उपसर्ग और प्रत्यय से 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं, कई बार 3 भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीप में ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना सेशन आप लोगों ने जिन्होंने कर लिया, एक बार आप फिर से इसको रिवाइज़ कर लेंगे तो मैं जहाँ तक विश्वास करता हूँ ना, बिल्कुल 100% विश्वास करता हूँ कि आप में से किसी से उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न एटलीस्ट एसएससी जेईसी के एग्जाम में गलत नहीं है। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास को जी सर, मेरा एक डाउट है सर, जो एसे का क्लास हुआ था सर सैटरडे सर, वो कहाँ पर रिकॉर्डेड मिलेगा सर? वो देखिए रिकॉर्डेड क्लास सारे जो है ऐप में वीडियोस जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपको उपलब्ध रहेंगे। एसे वाला वीडियोस में कहीं आप नहीं दिख जाइए, रहा है सर, एसे वाला कहीं नहीं दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो हम देखेंगे और उसको उपलब्ध कराने का। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर।